Hello students, welcome back. This is video 5, Science 1 chapter. Science 1 chapter name is gravitation. Okay, we'll start. First we'll see the question. Can you tell what will be the value of the g on the surface of the earth if its mass has twice as large and its radius half of what it is now? देखिए अब यहाँ पे इन लोग ने g का वैल्यू पूछा है. g का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ. जी का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था जी का? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. करेक्ट, दिस इज़ अ फार्मूला. ये हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये फार्मूला डिराइव किया था डेरिवेशन में लास्ट वीडियो में. ओके, अब इन लोग ने क्या बोला है कि क्या गिवन क्या दिया है इन लोग ने. व्हाट इज़ गिवन टू यू? फर्स्ट थिंग, मास. व्हाट इज़ मास गिवन टू यू? सपोज मास हम लोग एम डैश ले लेते हैं, ये एम है तो हम लोग एम डैश ले लेते हैं. मास कितना है? 2m. ठीक है, एम मास कितना है? 2m. डबल बोला है इन लोग ने. और रेडियस कितना बोला है? दैट इज़ हाफ. रेडियस कितना है? r अपॉन 2. ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? देखिए ये g था तो ये g डैश हो गया. तो g डैश इज इक्वल टू g कैपिटल G एज इट इज़, m डैश विल बिकम 2m. ओके, अपॉन r है तो r के बदले हम लोग क्या डाल देंगे? r अपॉन 2 द होल स्क्वायर. ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये देखिए. तो मुझे क्या मिल जाएगा? g डैश इज इक्वल टू 2gm अपॉन r अपॉन 2. सो दैट इज़ r स्क्वायर. 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 4. ओके, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट आई विल गेट? सो g डैश इज इक्वल टू 8gm upon r square. Okay, this I will get. G dash is equal to 8gm upon r square. तो अब आपको देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अगर आप देखेंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये वाला देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर. जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज नथिंग बट जी. सो जी डैश इज इक्वल टू वॉट? 8g. तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन का जवाब देखेंगे कि क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द जी, तो जी का वैल्यू कितना है? ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा? 8 टाइम्स मोर. ओके, जी डैश इज इक्वल टू 8g होगा. तो यही था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे मास डबल हो गया, रेडियस हाफ हो गया. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस तरह से आया जी डैश इज इक्वल टू जी 2m अपॉन r अपॉन 2 द होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिला 2gm आर स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला गया तो इट बिकम्स 8gm अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो gm अपॉन आर स्क्वायर जो सर्कल किया है मैंने, आप देख सकते हैं दैट इज़ नथिंग बट स्मॉल g. तो ग्रेविटी कितना हो जाता है? 8 टाइम्स g. सो दैट्स इट, दिस वाज द आंसर. ओके, नाउ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g. वाई डज देर इज़ अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g? g का वैल्यू क्यों चेंज होता है? स्मॉल g, हाँ, नॉट कैपिटल G, स्मॉल g. फर्स्ट, change along the surface of the earth. Will the value of g be the same everywhere on the surface of the earth? The answer is no. हमेशा g का वैल्यू सेम नहीं रहता है. इक्वेटर पे g का वैल्यू अलग हो जाता है, पोल की तरफ आप जाएंगे तो g का वैल्यू अलग हो जाता है. The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so that the distance of a point on the surface of the earth from its center differ somewhat from the place to place. देखिए अर्थ का जो शेप होता है एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता. इट इज़ लुक लाइक एज अ स्फेरिकल शेप. ऐसा आप देख सकते हैं. ऐसा होता है. और अगर यहाँ से मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये होता है इक्वेटोरियल रीजन ई, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पोल.
तो अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करूँ, ये सेंटर है अर्थ का, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग मेजर करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, इसको ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, ओके, विल कंसिडर दिस एज आर एंड विल कंसिडर दिस एज ऑल्सो आर, ओके, बोथ आर द डिस्टेंस, बोथ आर रेडियस, बट यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, ज़्यादा है इक्वेटोरियल से सेंटर का, जबकि सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम है। तो हमें फार्मूला एक पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज़ जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर इक्वेटोरियल रीजन पे, अगर ये वाले पोजीशन पे, ठीक है, पहले इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं कि रेडियस यहाँ से ज़्यादा है कि कम है, सेंटर से रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम हो जाएगा, ओके, क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड इफ रेडियस इज़ लेस तो ग्रेविटी इज़ मोर। सो इक्वेटोरियल की तरफ अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ दैट इज़ लेस, और पोल की तरफ अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ देन इट इज़ मोर। ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इट्स फ्लैटन एट द पोल, बल्जेस होते इक्वेटर की तरफ, ठीक है, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल। जैसे रेडियस लार्जेस्ट होता है, अभी मैंने आपको बताया फिगर ड्रॉ करके कि इक्वेटर की तरफ रेडियस ज़्यादा होता है और पोल की तरफ रेडियस कम होता है। द वैल्यू ऑफ जी इज थर्स इज हाईएस्ट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल एंड डिक्रीजेज स्लोली विद द डिक्रीजिंग लैटिट्यूड। इट इज़ द लोएस्ट 9.78 मीटर पर सेकेंड एट द इक्वेटर। तो पोल्स पे अलग होते हैं, इक्वेटर पे ग्रेविटी का वैल्यू अलग होता है, लेकिन हम दोनों का एवरेज लेके हम लोग वी आर कंसिडरिंग एज अ ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इट डिफर। नाउ नेक्स्ट, चेंज विथ हाइट। As we go above the earth's surface, the value of r in equation 5 increases and the value of g decreases। देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रेविटी के वैल्यू भी वेरीज होते हैं, बट उतना नहीं होते। जैसे अगर अभी हम लोग बताएं कि एक टेबल भी दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, इससे पता चलेगा। तो सम इफ़ यू गो 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, सो वैल्यू ऑफ जी कोई वेरी नहीं करेगा, उसमें चेंज नहीं करते, ठीक है। जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो उतने में ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट इफ़ यू गो मोर देन दैट, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट पे आप चढ़ जाते एकदम टॉप पे, तो उस टाइम पे जी की वैल्यू वेरीज कर सकती है। अगर आप देखें सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग स्पेस में, तो सैटेलाइट अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है, तो उस इतना डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस जब हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, इतना डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, कम हो जाता है ग्रेविटी का वैल्यू, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ता है, जब हाइट बढ़ती है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। As we go above, okay. However, the decrease is rather small for height which are small in comparison to the Earth's radius. For example, remember that the radius of the Earth is 6400 km. If an aeroplane is flying at a height of 10 km above the surface of the Earth, its distance from the Earth's surface changes from 6400 km to 6410 km. And the change in the value of g due to it is negligible. तो वैल्यू ऑफ g इतना कोई चेंज होता नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि इतनी हाइट पे ग्रेविटी का वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब हाइट बहुत ज़्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सम टिपिकल हाइट्स एंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस हाइट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देख सकते हैं आप ये वाले टेबल में, देखिए अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो हाइट 0 है, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट पे हाइट बढ़ जाती है, हाइट बिकम्स 8.8, तो जी का वैल्यू तब भी उतना ही है 9. एवरेज, ऑन एन एवरेज बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन बट ठीक है, यहाँ पे खाली उन लोग ने एवरेज निकाल के बताया 9.8 दी है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, मैन मेड बलून के हाइट पे 36.6 किलोमीटर, तो उसकी ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं, कम होता है ग्रेविटी, दैट इज़ 9.77। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर तक, तो ग्रेविटी और कम हो जाएगा 8.7।
हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे 35,700 किलोमीटर, तो ग्रेविटी बहुत कम हो जाता है, दैट इज़ 0.225। सो इस तरह से जैसे जैसे हाइट चेंजेस होती है ग्रेविटी डिक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट, चेंज विद द डेप्थ। अब अर्थ के अंदर जब जाते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे, तो उसमें भी ग्रेविटी पे फ़र्क आता है, ग्रेविटी चेंजेस होते हैं। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेज एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। However, the part of the earth which contribute towards the gravitational force felt by an object also decreases, which means that the value of m to be based in equation 5 also decreases. As combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. देखिए ये फॉर्मूला है ना आपके पास, ये देखिए g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसमें रेडियस, अभी अगर हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, अगर हम लोग अभी यहाँ पर है सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, नीचे अंदर आ गए, तो ये पोर्शन पे, ये पोर्शन जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये वाला, ठीक है, इस पे तो आप अंदर आ चुके हैं, अर्थ के नीचे जा चुके हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उस टाइम पे, कम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास पे भी फ़र्क आता है, देर इज़ अ चेंज इन द मास। तो डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपकी, कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Think about it. Will the direction of the gravitational force changes as we go inside the earth? Answer no है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स का, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जी का वैल्यू क्या होगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे। देखिए अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज़ इक्वल टू स्मॉल जी इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रेडियस को ज़ीरो ले लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे रेडियस ज़ीरो हो जाएगा, तो जी इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस ज़ीरो हो गया तो आर स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा, आर ज़ीरो है तो रेडियस भी ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जी इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन ज़ीरो। तो अभी आपको पता है कि एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ व्हाट, इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन ज़ीरो मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो ग्रेविटी का वैल्यू इन्फिनिटी है क्या, ओके। तो आंसर एक्चुअली ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे तो आपको इन्फिनिटी दिख रहा है, बट ग्रेविटी का वैल्यू एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है, या ग्रेविटी का वैल्यू ज़ीरो भी नहीं हो सकता। दिस इज़ जस्ट अ पोस्टुलेट वैल्यू कि ग्रेविटी का वैल्यू इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकता ग्रेविटी का वैल्यू, क्योंकि जब सेंटर ऑफ अर्थ पे आएंगे तो मास भी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मास ज़ीरो हो जाएगा तो जी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ग्रेविटी, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जी का वैल्यू इन्फिनिटी हो या जी का वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाए। तो ये खाली आंसर के लिए आप लिख सकते हैं कि जी इज़ इन्फिनिटी, बट एक्चुअल में जी इज़ नॉट इन्फिनिटी, ओके, इट हैज़ सम वैल्यू। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ ए डिफरेंट मास एंड रेडियस। हर एक प्लैनेट के पास अलग अलग मास होते हैं, अलग अलग रेडियस होते हैं। हैंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेसेस आर डिफरेंट। इसके लिए जी का वैल्यू भी चेंज होता है, क्योंकि मास और रेडियस अलग होंगे, तो क्या स्मॉल जी का वैल्यू भी वेरीज करता है। ऑन द मून इट इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ
As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to the on the earth. जैसे अगर अभी हम लोग देखें कि अगर आप अर्थ पे 1 फीट जंप करते हैं तो आप कितना फोर्स लगाते हैं. अगर 1 फीट आपको मान लो जंप करना है एग्जाम्पल, तो आप जितना फोर्स लगा रहे हो तो आप 1 फीट तक जंप कर पा रहे हो मैक्स टू मैक्स. तो अगर आप उतना ही फोर्स अगर मून पे जाके आप जंप करते हो, उतना ही फोर्स आप लगाते हो, तो आप उस टाइम पे 6 टाइम्स मोर ऊपर जाओगे व्हेन यू वाज ऑन द अर्थ कंपेयर टू द अर्थ. मतलब 6 गुना ज़्यादा आप ऊपर की तरफ जा सकते हो उतना ही फोर्स लगाने पर जितना आप अर्थ पे लगा रहे थे, क्योंकि मून पे उसका 6 गुना ज़्यादा फोर्स लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, मास एंड वेट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास एंड वेट. अब देखो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है. सब people also get confused in the mass and weight, and we also say generally that mass is weight and weight is mass, but actually there is a difference between mass and weight. Okay, when we study we come to know what is the difference between mass and what is the difference between the weight. Okay, so first we'll see mass. Mass is a amount of matter present in the object. जो ऑब्जेक्ट में जो कुछ होता है, ठीक है, जो कुछ ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं उसे मास बोलते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी. केजी में हम लोग मास को मेजर करते हैं, वेट को मेजर नहीं करते. इन केजी वी मेजर द मास. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट शो ओनली 10 kg, 20 kg, डज नॉट शो द डायरेक्शन. इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर. इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट. आप अर्थ पे हो, आप मास पे चले जाओ, आप जुपिटर, सैटर्न, तो मास हमेशा सेम रहने वाला है. मास कभी चेंज नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज़ अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हेंस higher the mass, higher is the inertia. Now you have studied in 9th standard also what is inertia. Okay, inertia हम लोग ने देखा था और inertia के टाइप्स भी देखे थे. ठीक. inertia मतलब टेंडेंसी होता है रेस्ट टू मोशन में रहना या मोशन टू रेस्ट में आना. मतलब वो आने की कोशिश. जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको inertia का. 9th स्टैंडर्ड का रेफ़र कर लीजिए एक बार फिर से, टेक्स्ट बुक चाहिए तो. जैसे पंखा चालू किया मैंने तो पंखा चल रहा है. अब पंखा जब मैंने बंद किया तो पंखा तुरंत बंद नहीं हो रहा है. इट टेक्स टाइम. ओके, सो इट्स टेंडेंसी इज टू रिमेन इन द रेस्ट. सो दैट इज़ नथिंग बट इनर्शिया. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया. सो दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया. तो न्यूटन ने बोला है कि मास जो है, ओके, इट इज़ मेजर ऑफ द इनर्शिया. नाउ नेक्स्ट, वेट. The weight of an object is defined as the force which the earth attract the object. The force of an object m on the surface of the earth can be written by using the equation 4. देखिए यहाँ पर जो वेट है उसका यूनिट अलग है, दैट इज़ न्यूटन. अभी हम लोग ने देखा है कि जो W है दैट इज़ कंसिडर एज अ वेट. ओके, सो W, जस्ट अ मिनट, पहले हम लोग ये देखते हैं ये वाला इक्वेशन. ये देखिए आप यहाँ पर F इज इक्वल टू एम जी. F इज इक्वल टू एम ए. ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, नाउ द चेंजेस हैज़ बीन मेड. दैट इज इंस्टेड ऑफ ए आई हैव रिटन G because we are talking about acceleration of the gravity. Okay, and this F is nothing but equal to W. That is W is equal to what? F, that is equal to mg. और जहाँ पे G का वैल्यू आपको पता है, G is nothing but gm upon r square. That is acceleration due to gravity. G is equal to small g is equal to gm upon r square. तो अब आपको याद रखना होगा कि जो वेट है, ठीक है, जो वेट है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया हुआ है. एंड उसका यूनिट जो है वो न्यूटन है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो वेट का भी यूनिट न्यूटन है. बिकॉज W इज इक्वल टू F एंड F इज इक्वल टू mg. Weight being a force, its SI unit is Newton. Also the weight being a force is a vector quantity. This is a vector quantity. It shows both magnitude as well as direction. And its direction is towards the center of the earth. As the value of G is not the same everywhere, the weight of an object changes from place to place, तो its mass is constant everywhere. Mass हमेशा same रहेगा, but weight will be changed because weight is related to the gravitational, related to the gravity of the earth. Okay, जो भी weight रहेगा हम लोग उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका फाइनल वेट आएगा. ओके, दैट ये हम लोग अभी देखेंगे. यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं
colloquially मतलब informally, we use the weight for both the mass and weight and measure the weight in kilograms, which is the unit of the mass. But in scientific language, when we say that Rajiv's weight is 75 kg, राजीव एक कैरेक्टर है, उस मान लीजिए उसका वेट जो है 75 kg है. वी आर टॉकिंग अबाउट राजीव्स मास. एक्चुअल में उसका वेट नहीं है 75, वेट कुछ अलग ही है, उसका मास है 75. हम लोग जो अपना वज़न भी करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना हम लोग का वेट इतना है, तो दैट इज़ नॉट अ बेसिकली अ वेट, दैट इज़ अ मास. What we mean that is that the Rajiv's weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass. As Rajiv mass is 75 kg, his weight on the earth is F is equal to mg. तो उसका वेट कितना होगा राजीव का, तो F is equal to mg, ये इक्वेशन से पता चलेगा. तो मास कितना है 75 और ग्रेविटी कितना है अर्थ का 9.8, वो भी काउंट होगा. तो दैट विल बी मल्टीप्लाइंग एंड देन विल गेट 735, दैट इज़ अ फोर्स, दैट इज़ एक्चुअल वेट, that is 735 Newton. उतना वेट. The weight of 1 kg mass is 1 into 9.8 Newton. Our weighing machine will tell us the mass. तो हम लोग का जो weighing machine है, आप शॉपकीपर के पास जाते हो कोई भी सामान लेने के लिए, दुकान में जाते हो, वेजिटेबल वेंडर्स के पास जाते हो, जो भी आप सामान लेते हो, जो वेइंग मशीन से या बीम बैलेंस से जो भी मेजर करते हैं, वो वेट मेजर नहीं करते, वो मास मेजर करते हैं. ओके, वेट क्या होगा जब आप मल्टीप्लाई इंटू 9.8 कंसिडर करोगे, दैट इज़ द, इफ़ यू कंसिडर द वेट ग्रेविटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई विथ योर वेट, देन ओनली दैट इज़ योर वेट, एक्चुअल वेट. अदरवाइज यू आर जस्ट टेलिंग द मास. ओके, the two scale balance in shop compare two weights, that is the two masses, that is not a weight but that is a masses. I hope it is clear, mass and weight are different. एक बार इतना ही याद रखें ज़्यादा कि मास कभी चेंज नहीं होता, मास विल रिमेन सेम बट वेट विल चेंज. ओके, योर वेट विल चेंज. आप यहाँ पे अर्थ पे हो तो आपका मास उतना ही रहेगा, आप मून पे चले जाओ तो भी आपका मास उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका वेट चेंज हो जाएगा. अर्थ पे वेट अलग है, और अगर आप मून पे चले गए या कोई जुपिटर सैटर्न पे चले गए, मार्स पे चले गए, तो वेट अलग हो जाएगा. मास विल नेवर चेंज. यूज योर ब्रेन पावर. विल योर वेट रिमेन कॉन्स्टेंट एज यू गो अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ. वेट कैसे कॉन्स्टेंट रहेगा? आंसर इज नो, वेट कांस्टेंट नहीं रहेगा. अभी हम लोग ने डिस्कशन किया, मास कांस्टेंट रहेगा बट वेट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर. इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, व्हाट विल बी योर वेट? एक लैडर पे आप खड़े हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस दिया है उन लोग ने 2 times r है, 2r है, तो आपका वेट कितना होगा? ओके, so we'll see here this. yes, here we'll see. देखिए, वेट फाइंड करना है ना, तो वेट का इक्वेशन क्या है? W इज इक्वल टू mg, ये हम लोग ने देखा है. ओके, अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g? स्मॉल g का वैल्यू कितना है? फॉर्मूला क्या है? g इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. तो W इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ मैं, बराबर है. सो यहाँ पर g का वैल्यू मुझे पता है ना, ये वाला है, तो यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ ये वैल्यू. तो क्या बन जाएगा? देखिए, g स्मॉल m आ गया, बराबर कैपिटल M आ गया अपॉन r स्क्वायर. करेक्ट? आर यू गेटिंग? तो W डैश ले लेते हैं अब, इक्वल टू कैपिटल G ऐसे ही रहेगा, कैपिटल M स्मॉल m एवरीथिंग विल. अच्छा, R जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा. अब R इन लोग ने कितना बोला है? 2 times R, सो इट बिकम्स व्हाट? 2R द होल स्क्वायर. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? इक्वल टू करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4R स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट? अब आप ये देखिए, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर. ये क्या है? W है ना.
यही है ना। तो कैन आई राइट W डैश इज इक्वल टू W अपॉन 4। तो वेट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी योर वेट, 1/4, ओके, एज़ कम्पेयर टू द जैसे अभी यहाँ पे बोला था ना क्वेश्चन कि अगर आप टॉल लेटर पे खड़े हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा, अगर रेडियस 2r होगा तो वेट कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। व्हाट विल बी द वेट, 1/4। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से किया जाता है। W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू जी, कैपिटल G स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो अगर W डैश ले लेते हैं तो इसमें क्या है, r अपॉन 2r हो जाएगा। 2r कहाँ से आया, 2r आपके क्वेश्चन में दी है, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने सर्कल किया है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये पूरा कुछ नहीं है, W है, और 4 तो नीचे लिखा ही हुआ है, तो W अपॉन 4 हो जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, do you know gravitational waves? Waves are created on the surface of the water when we drop a stone on it. Similarly, you must have seen the waves generated on a string when both its ends are held in hand and it's shaken. आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने ये किया भी होगा कि अगर पत्थर डालते हैं पानी में तो आप देखिए वेव्स बन जाते हैं। इवन इफ़ यू मूव अ थ्रेड, ठीक है, तो वहाँ पे भी वेव्स जनरेट होते हैं, स्ट्रिंग्स। Light is also a type of wave called the electromagnetic wave. We have studied in lower classes also 9th standard में भी कि लाइट भी एक फॉर्म, वेव का ही फॉर्म है। Gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, infrared, microwave and radio waves are all different types of electromagnetic waves. These are all the different types of waves. Okay. Astronomical objects image these waves and receive them using a instrument. ये सब waves हम लोग देख सकते हैं, हमें पता चलता है बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ओके, आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं आज, बहुत सारे टेक्निक्स से एक्सरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, बॉडी में क्या चल रहा है वो हमको पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन्स। ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड थ्रू दिस वेव्स। Gravitational waves are very different types of waves. They have been called the waves on the fabric of space-time. Einstein predicted that they are existing in 1916. बहुत पहले ही आइंस्टाइन ने ये प्रेडिक्ट किया है। दिस वेव्स आर वेरी वीक, ग्रेविटेशनल वेव्स की बात कर रहा हूँ हम लोग, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, and it is very difficult to detect them. Scientists have constructed an extremely sensitive instrument to detect the gravitational waves emitted by astronomical source. Among this, LIGO, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया जाता है। बहुत नाजुक होते हैं, वी कैन से, ओके, टू डिटेक्ट देम। लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक gravitational wave observatory is a prominent one. Exactly after 100 years of their prediction, scientists detected these waves coming from an astronomical source. Indian scientists have contributed significantly in the discovery. This discovery has opened a new path to obtain the uniform information about the universe. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी जानना, बिकॉज ये हमें यूनिवर्स के बहुत सारे राज होते हैं, मिस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है, और अभी भी हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। फ्रॉम दिस that's it in this video. Okay, in my next video we'll continue further of this part lesson. Okay, I hope you like this video, and in next video we'll continue remaining part. Okay, thank you so much.